फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम SM501 फेज मॉनिटरिंग रिले कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हमें कनेक्शन करना होता है, किस तरह से सेटिंग करना होता है, हर एक सेटिंग का क्या मतलब होता है एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर हमने एक मोटर स्टार्टर लगाया है। इस मोटर स्टार्टर में हमने एक कॉन्टेक्टर और एक ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है, जिसके जरिए हमें एक 3 फेज मोटर को रन करना है। ठीक है, इसके अलावा मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए एक स्टॉप पुश बटन लगाया है, एक स्टार्ट पुश बटन। इसके अलावा यदि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट की कंडीशन में हमें इंडिकेशन मिलना चाहिए, तो एक हमने ट्रिप इंडिकेटर लगाया है। यदि हमारा फेज मॉनिटरिंग रिले ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में इस ट्रिप इंडिकेटर ने ग्लो करना चाहिए। एक हमने यहाँ पर लगाया है पावर एमसीबी, जो कि 4 पोल एमसीबी लगाया, जिसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल कनेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर हमने एक कंट्रोल एमसीबी लगाया है, जिसके जरिए हमें कंट्रोल वायरिंग करना होगी। सबसे पहले हम इस फेज मॉनिटरिंग रिले की सेटिंग के बारे में समझ लेते हैं, किस तरह से सेटिंग की जाती है, हर एक सेटिंग का क्या मतलब होता है, फिर किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। चलिए, यदि हम प्रोटेक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें फेज फेल्यूर और फेज लूज प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब फेज फेल्यूर और फेज लूज प्रोटेक्शन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 फेज आ रहे हैं, आर, वाई एंड बी। फॉर एग्जांपल, कोई फेज यदि नहीं आ रहा है प्रॉपर या कहीं से वायर ब्रेक हो गया है तो उस कंडीशन में जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकते हैं। तो फेज फेल्यूर और फेज लूज की कंडीशन में हमारा यह प्रिवेंटर हमारी सप्लाई को स्टॉप कर देगा। सेकंड होता है फेज रिवर्सल। ठीक है, यदि फेज रिवर्स हो जाता है, दैट मीन्स जो हमारा फेज सीक्वेंस आर वाई बी था, फॉर एग्जांपल यदि किसी वजह से फेज सीक्वेंस चेंज हो जाता है, फेज सीक्वेंस चेंज होने से क्या होगा, यदि आपके पास कंप्रेसर या कोई मोटर डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो फेज रिवर्सल भी यदि होता है तो फेज रिवर्सल की कंडीशन में भी फेज फेल्यूर रिले हमारा मोटर को स्टार्ट नहीं होने देगा। इसके अलावा हमें फेज असिमेट्री प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। फेज असिमेट्री क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 फेज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यदि पहले फेज में 230 वोल्ट आ रहा है, सेकंड में 170 वोल्ट और फॉर एग्जांपल तीसरे फेज में यदि 300 वोल्ट आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फेज असिमेट्री होने पर भी हमारे जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकता है। तो यदि फेज अनबैलेंस होता है या फेज असिमेट्री होता है तो उस कंडीशन में भी फेज फेल्यूर रिले हमारे इस मोटर को या स्टार्टर को स्टार्ट नहीं होने देगा। इसके अलावा हमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, अब अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, ये हमारे पास सिलेक्टेबल है। दैट मीन्स कितना अंडर वोल्टेज हो ताकि हमारा फेज मॉनिटरिंग रिले जो है वो ट्रिप हो सके, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टिंग की जो रेंज है 55% से लेकर के 95% तक है। किस तरह से कैलकुलेशन होगा समझ लेते हैं। ठीक है, यदि नॉब को हमने 55% पर किया है अंडर वोल्टेज में, तो 55% किसका लेगा, तो 415 जो वोल्ट है 415 वोल्ट का हमें 55% लेना है। तो बेसिकली 55% जो रहेगा 228 वोल्ट रहेगा। 85% यदि हम देखते हैं तो 352 वोल्ट रहेगा। ठीक है, यदि 352 वोल्ट हमारे पास आता है किन्हीं भी 2 फेज़ों में, तो वहाँ पर हमारे स्टार्टर ने या वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले ने ट्रिप हो जाना चाहिए। ठीक है, यह हमारे पास यदि 90% पर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो 90% के केस में 373.5 वोल्ट होता है। यदि इतना वोल्ट आता है किन्हीं भी 2 फेज़ों में तो अंडर वोल्टेज की कंडीशन रहेगी, उस कंडीशन में हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोटेक्शन हमारे पास ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हमारे पास सिलेक्टेबल है। हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कितना ओवर वोल्टेज हो ताकि हमें ट्रिपिंग मिल सके। तो ये हमें 105% से लेकर के 125% तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो 415 का हमने परसेंटेज लिया है, फॉर एग्जांपल हमने जो लिया है, यदि हम सेट करते हैं 105 पर, 105 पर यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो 415 का 105 होता है 335.75। 120% पर सिलेक्ट करते हैं तो 498 होता है। ठीक है, यदि हम इसे 125 पर नॉब को सिलेक्ट करते हैं
तो 518.75 वोल्ट होता है। यदि इतना ओवर वोल्टेज होता है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि इतना ओवर वोल्टेज होगा तो हमारा फेज मॉनिटरिंग रिले वहाँ पर ट्रिप हो जाएगा। तो आप अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज को मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिले के लिए नॉब दी गई है। तो डिले यहाँ पर आपको कितना सेलेक्ट करना है, डिले होता क्या है। फॉर एग्जांपल यदि ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज या कोई यहाँ पर फॉल्ट की कंडीशन होती है और जब वो कंडीशन सही हो जाती है, फॉल्ट क्लियर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो यदि फॉल्ट नॉर्मल हो गया है तो उसके कितने टाइम के बाद आपके प्रिवेंटर ने स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिले टाइम सेट कर सकते हैं ऑन डिले। यदि फॉल्ट नॉर्मल हो गया है तो कितने टाइम बाद आपके प्रिवेंटर ने स्टार्ट होना चाहिए, तो 0 to 15 सेकंड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर नोब का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अभी यदि हम एलईडी की बात करें तो फर्स्ट एलईडी ऑन इंडिकेशन के लिए यदि पावर आ रही है तो इस कंडीशन में ऑन इंडिकेशन यहाँ पर ब्लिंक करेगा। यदि अंडर वोल्टेज का कोई फॉल्ट होता है तो अंडर वोल्टेज कंडीशन में यूवी की लाइट यहाँ पर ब्लिंक करेगी। ओवर वोल्टेज होता है तो ओवर वोल्टेज की कंडीशन में ओवी की लाइट यहाँ पर ब्लिंक करेगी। ठीक है, अब यदि हमारे पास फेज असिमेट्री हो रहा है, दैट मीन्स फेज अनबैलेंस हो रहा है, तो जो लास्ट लाइट वो ब्लिंक करेगी। यदि आपका फेज रिवर्सल हो रहा है, दैट मीन्स आर वाई बी की जगह आर बी वाई हो गया है, तो उस कंडीशन में फेज रिवर्सल की इंडिकेटर जो कंटिन्यू ब्लिंक करेगी, ऑन रहेगी। यदि ब्लिंक कर रही है तो फेज असिमेट्री है, कंटिन्यू ग्लो कर रही है तो फेज रिवर्सल है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए, यदि हम यहाँ पर कनेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ L1, L2 एंड L3 में हमें 3 फेज पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है। यदि न्यूट्रल का पॉइंट दिया गया तो न्यूट्रल भी आपको कनेक्ट करना होगा। नीचे की तरफ 15 नंबर जो पॉइंट है, 15 हमारे पास कॉमन है। 15 के साथ 16 एनसी में रहेगा। यदि नॉर्मल कंडीशन है सप्लाई 16 से कंटिन्यू पास होती रहेगी। 18 इसमें एनो है। ठीक है, यदि ट्रिप हो जाता है तो 15 की सप्लाई 18 से आएगी। इसके अलावा 25 कॉमन है। 25 के साथ 26 एनसी में है और 28 एनो में है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए पहले हम प्रैक्टिकली ड्राइंग के जरिए समझ लेते हैं। चलिए, यदि कनेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास 3 फेज और न्यूट्रल हमने यहाँ पर पावर एमसीबी में कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से आर फेज को कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं पावर टर्मिनल पर। यह कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल है। यहाँ से वाई फेज को लिया, इसे L2 पर कनेक्ट करना है। यहाँ से बी फेज को लिया और इसे L3 पर कनेक्ट कर देना है। तो जस्ट अभी हमारे पास कॉन्टेक्टर में इनपुट पावर सप्लाई हमने RYB कनेक्ट किया है। यहाँ से ओवरलोड रिले से यहाँ से मोटर पर इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जस्ट हमारी अभी पावर वायरिंग कॉन्टेक्टर में कंप्लीट हुआ है। अब हमारे पास जो SM501 फेज मॉनिटरिंग रिले है, यहाँ पर L1, L2, L3 कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहीं से आप चाहे तो कॉन्टेक्टर से भी ले सकते हैं इनपुट से, या फिर आप चाहे तो एमसीबी के आउटपुट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने L1 लिया है, इसे L1 पर कनेक्ट कर देना है आर फेज को, वाई फेज को L2 पर और बी फेज को L3 पर कनेक्ट कर देना है। यदि आपके पास SM500 फेज मॉनिटरिंग रिले है तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल भी कनेक्ट करना होगा। बट आज के स्टडी में हमारे पास जो रिले है वो SM501 रिले है, जिसमें हमें जस्ट 3 फेज ही कनेक्ट करना है। यदि आपको न्यूट्रल भी कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाए तो फिर आपको यहाँ पर न्यूट्रल भी कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारी पावर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आप कोई भी एक फेज ले सकते हैं। हम आर फेज को लिया, इसे एमसीबी पर कनेक्ट किया है कंट्रोल एमसीबी में। अब हम सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं, फिर किस तरह से लाइन कंट्रोल वायरिंग की जाएगी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो न्यूट्रल देखिए, हमारे पास स्ट्रिप इंडिकेटर में हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। इसके अलावा कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट करना है, और ये कॉन्टेक्टर की A1 और यह A2 टर्मिनल है, जहां पर हमें 220 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो हम क्या करते हैं, एमसीबी के आउटपुट से न्यूट्रल सबसे पहले कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है, और यहीं से इंडिकेटर में भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इंडिकेटर में भी न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। दैट मींस न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब लाइन कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी,
तो एमसीबी के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया। इसे सबसे पहले 15 नंबर पॉइंट जो हमारे पास इस SM501 में कॉमन टर्मिनल है तो कॉमन पर कनेक्ट किया है। यदि सभी कंडीशन सही रहेगी, कोई फॉल्ट नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में 15 की सप्लाई 16 से आएगी। यदि कोई फॉल्ट आता है तो ये ट्रिप हो जाएगा। इस कंडीशन में 16 से सप्लाई कट ऑफ होकर 18 में आएगी, क्योंकि 18 यहाँ पर एनो पॉइंट है। तो फॉल्ट की कंडीशन में 18 से सप्लाई निकलेगी, नॉर्मल कंडीशन में 16 से सप्लाई आएगी। तो 16 से एक कनेक्टर हमने लिया, इसे ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया है। ठीक है, यदि कोई ओवरलोड की कंडीशन नहीं रहेगी, सब कुछ ओके रहेगा, तो ये सप्लाई 96 से निकलेगी और इसे हमें कनेक्ट कर देना है स्टॉप पुश बटन में। ठीक है, स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट किया। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट जाएगा स्टार्ट पुश बटन में। अब जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यह जाके ऑपरेट करेगा कॉन्टेक्टर की कॉइल। ठीक है, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। यदि कोई फॉल्ट नहीं होता है और ओवरलोड नहीं होती तो जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, बट सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है। यदि हमें कॉन्टेक्टर को परमानेंटली ऑपरेट करना है तो हमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए हमें क्या करना है, कॉइल से ही एक कनेक्टर लेना है और इसे कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट कर देना है। तो कॉइल से ही एक कनेक्टर हमने कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट किया। अब जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर हमें एनो के आउटपुट पर होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना है। होल्डिंग देखिए कहाँ से ली जाती है, तो स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से या स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से हमें होल्डिंग सप्लाई ले लेना है और इसे कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। अब जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, तो यह होल्डिंग सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आएगी और कॉइल को होल्ड करेगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तो यहाँ से हमारा स्टार्टर प्रॉपर वर्क करते रहेगा। यदि कोई फॉल्ट नहीं होता है तो स्टार्टर हमारा प्रॉपर रन करेगा स्टार्ट पुश बटन प्रेस करने से। अब बाय द वे कोई फॉल्ट होता है तो फॉल्ट की कंडीशन में 16 से सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और यह सप्लाई निकलेगी 18 से। तो 18 से एक कनेक्टर लेना है और इसे ट्रिप इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है। तो यदि कोई फॉल्ट आता है तो ट्रिप इंडिकेटर ग्लो करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कोई फॉल्ट की कंडीशन है। यदि सब कुछ ओके होता है तो हमारा यहाँ पर स्टार्टर प्रॉपर वर्क करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से SM501 फेज मॉनिटरिंग रिले का कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।